तो वेलकम क्लास, शुरू करते हैं एक नई लेक्चर के साथ जिसका नाम है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। ठीक है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो नोटसेट में अक्सर पूछा जाता है, जिसका नाम है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। देखिए, इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन, बाउल मतलब अपनी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इस स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लामेशन होती है, उस डिजीज को कहते हैं हम इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। ये मेनली दो टाइप्स की होती हैं, क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, कौन सी है? क्रोन्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस। देखिए, ये सबसे पहले बात तो ये क्या, एक क्रोनिक डिजीज है जिसके अंदर क्या होता है, बाउल के अंदर इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, बाउल कौन सी? स्मॉल इंटेस्टाइन भी हो सकती है, लार्ज इंटेस्टाइन भी हो सकती है। ठीक है, इन दोनों डिजीज के अंदर सबसे पहले मैं बात करता हूं कॉमन बातें। पहली कॉमन तो हो गई कि दोनों के अंदर इन्फ्लामेशन होगा। दूसरा कॉमन चीज क्या है? दोनों के अंदर लीजन्स फॉर्म होंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं तीसरी कॉमन बात, इन दोनों डिजीज के अंदर डायरिया देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये थी आपकी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। बस इतना ही है। अब इनको स्पेसिफिकली अलग अलग एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज क्या है। इट इज ए क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ बाउल या इंटेस्टाइन। क्या है ये? इट इज द क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ, ठीक है, इट इज द क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन्स। ठीक है, इंटेस्टाइन का क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है किसके अंदर? इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के अंदर। अब स्पेसिफिकली बात करेंगे कितने टाइप्स की होती है। टाइप्स आप ऊपर मैंने डायग्राम में लिखा हुआ है, दो टाइप की, एक क्रोन्स एक अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले टाइप की जिसका नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। देखिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या क्रोन्स डिजीज हो, तीन चीज कॉमन है। एक इन्फ्लामेशन होगी, एक लीजन्स देखने को मिलेंगे, एक डायरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज। अब देखिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करते हैं। ये एक ऐसी क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है जो रेक्टम से शुरू होके ऊपर की ओर ग्रो होती है। रेक्टम से लार्ज इंटेस्टाइन जाएगी और लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन जाएगी। ठीक है, यानी पहले ये रेक्टम से शुरू हुई, उसके बाद सिग्मोइड कोलोन में गई, फिर डिसेंडिंग कोलोन में, फिर ट्रांसवर्स कोलोन में, फिर असेंडिंग कोलोन में, इस तरह से ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है। ठीक है, ये ज्यादातर यंग पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलती है। यंग तो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब 30+ एज के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, इट्स नॉट यंग, ये मतलब एक 30+ एज के बंदों के अंदर देखने को मिलेगी। कौन सी डिजीज? अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, इसके अंदर मोस्ट कॉमनली कौन सा पार्ट अफेक्ट है? सबसे पहले कहां से शुरू हो रही है? रेक्टम से, और ऊपर कहां जा रही है? लार्ज इंटेस्टाइन। तो सबसे ज्यादा अफेक्ट होएगा रेक्टम और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर क्या होएगा, लीजन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर क्या होता है, आपको ना सुपरफिशियल लीजन देखने को मिलते हैं। सुपरफिशियल लीजन मतलब केवल ऊपर वाली लेयर्स अफेक्ट होती है। ऊपर वाली लेयर कौन सी? एक म्यूकोजा, एक सब म्यूकोजा। तो ये लीजन्स ज्यादातर म्यूकोजा और सब म्यूकोजा को ही इन्वॉल्व रखते हैं। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर। और देखो, अपने को पता है सब म्यूकोजा के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। तो जब भी किसी भी रीजन की वजह से ये जो लीजन्स है ये ब्रस्ट होंगे, तो सब म्यूकोजा लेयर इन्वॉल्व होने की वजह से यहाँ पे ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। तो और ये ब्लीडिंग जब स्टूल के रास्ते बाहर निकलेगी तो हम कहेंगे इसको मलीना। ठीक है, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखने को मिलती है मलीना। और म्यूकोजा और सब म्यूकोजा इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे ये लीजन्स किसी भी टाइम पे, मतलब लंबे टाइम के 2 3 4 5 साल बाद यहाँ पे कैंसर का होने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, किसके अंदर? अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर। ठीक है, तो अगर ये पूछे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स में से सबसे ज्यादा कैंसर होने का रिस्क कहाँ पे है, वो है अल्सरेटिव कोलाइटिस। कारण क्योंकि यहाँ पे म्यूकोजा लेयर इन्वॉल्व होती है
और हमने पढ़ा था भाई, कैंसर के अंदर पढ़ा था ज्यादातर जो कैंसर स्टार्ट होते हैं वो म्यूकोजल लेयर से स्टार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि म्यूकोजल लेयर के अंदर सेल डिवीजन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस। फिर उसके बाद यहाँ पे डायरिया देखने को मिलेगा। तो डायरिया के अंदर क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे सब म्यूकोजल लेयर इन्वॉल्व होने की वजह से ब्लीडिंग यानी बलिना देखने को मिलेगा। ठीक है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस का एक अलग से स्पेशल टाइप का सिम्टम होता है। ये एक एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिम्टम्स लेके आती है, यानी इंटेस्टाइन से अलग तरह के सिम्टम जो जीआईटी से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, जैसे एरिथमा नोडोसम। यहाँ पे क्या होता है, लेग्स के अंदर लेग्स की स्किन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, वो है एरिथमा नोडोसम। जीआईटी से बिल्कुल अलग है ये सिम्टम। सेकंड होता है ये पेरिफेरल अर्थराइटिस करती है। जो पेरिफेरल जॉइंट्स है ना, हाथ पैर के उंगलियों के, वहां पे ये अर्थराइटिस देखने को मिलता है अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर। ठीक है, तो ये था आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, तो लिखते हैं, हाँ, कोलोन के अंदर भाई एक विटामिन होता है जो फॉर्म होता है जिसका नाम होता है विटामिन के। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर मैंने क्या बताया, कहां से स्टार्ट होता है? बिगिंस इन रेक्टम में स्टार्ट होके ऊपर की तरफ बढ़ता है, स्प्रेड अपवर्ड टू कोलोन। कोलोन की तरफ ऊपर बढ़ता है। ठीक है, ये चीज तो इसलिए अगर ये पूछे कि अफेक्टेड पार्ट कौन सा होएगा, कौन सा पार्ट मोस्टली अफेक्ट होता है, वो होता है सबसे पहले तो रेक्टम और कोलोन यानी लार्ज इंटेस्टाइन। रेक्टम और कोलोन सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ये किस एज के अंदर देखने को मिलता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो मैंने बताया था 30+ एज, यानी ये देखने को मिलता है 30 से लेके 50 ईयर तक के पर्सन के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैंने अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज के अंदर, तीनों के अंदर 3 सिम्टम कॉमन बताए थे। एक तो सबसे पहले यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी। ठीक है, इन्फ्लामेशन में हमने लिख दिया भाई, ये इन्फ्लामेशन रेक्टम से शुरू होके कोलोन की तरफ बढ़ती है। सेकंड, यहाँ पे लीजन्स देखने को मिलते हैं, और थर्ड यहाँ पे डायरिया देखने को मिलता है। तो बात करते हैं लीजन्स की। ठीक है, लीजन्स की, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, सुपरफिशियल लीजन देखने को मिलते हैं, यानी ऊपर ऊपर की लेयर इन्वॉल्व होती है। कौन सी लेयर? म्यूकोजल और सब म्यूकोजल लेयर। ठीक है, और एक चीज और खास बात होती है इन लीजन्स की, जहां कहीं भी लीजन्स होंगे ना, एक जगह पे पूरे ग्रुप के अंदर होगी, बंचेस के अंदर होगी, एक ही जगह पे बहुत सारे। सपोज करो ये लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे अगर इतने ही एरिया के अंदर अगर लीजन्स बनने लगे तो एक साथ एक जगह पे ना बहुत सारे मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ लीजन एक ही जगह पे डेवलप हो जाएंगे। फिर काफी सारा गैप होएगा, फिर थोड़ी सी इस लार्ज इंटेस्टाइन में आगे चल के यहाँ पे लीजन बहुत सारे, एक साथ बहुत सारे लीजन्स देखने को मिलेगा। यानी जहां कहीं भी लीजन्स देखने को मिल रहे हैं वो ग्रुप में देखने को मिल रहे हैं। और जब ये लीजन्स को हम मैक्रोस्कोपिकली यानी नेकेड आईज से दूर से देखते हैं तो हमारे को ऐसा लगता है कि मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ है एक ही जगह पे। ठीक है, इसको बोलते हैं हनीकॉम्ब अपीयरेंस। इमेज देखिए, ये देखिए, ये लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, एक जिसके अंदर लीजन्स दिख रहे हैं। यहां पे लीजन्स दूर से दिखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ है। दिस इज हनीकॉम्ब अपीयरेंस विच इज सीन इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। ओके, तो लीजन्स कैसे है यहाँ पे, सबसे पहले लिख लेते हैं। लीजन्स के अंदर सबसे पहले तो लीजन्स होंगे सुपरफिशियल। क्यों? क्योंकि यहां पे इन्वॉल्व होती है म्यूकोजा प्लस सब म्यूकोजा, 2 लेयर इन्वॉल्व होती है, इसलिए यहां पे लीजन्स देखने को मिलेंगे सुपरफिशियल। और ये लीजन जब परफोरेट होंगे, जब ये लीजन्स ब्रस्ट होंगे तो ब्लीड निकलेगी, और ये ब्लड स्टूल के रास्ते से बाहर निकलेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? मलीना। ठीक है, इन लीजन्स की वजह से ही मलीना देखने को मिलता है। और सेकंड, इन लीजन की क्वालिटी, ठीक है,
देयर इज कंटिन्यूस लीजन, यानी एक जिस जगह पे लीजन्स प्रेजेंट है ना वहां पे बहुत सारे लीजन्स प्रेजेंट होते हैं। देयर इज कंटिन्यूस लीजन्स there is continuous lesions on affected site, on affected part, जो पार्ट कोलोन का जो वाला पार्ट, जिस भी पार्ट के अंदर आपको लीजन देखने को मिलेंगे वहां पे एक साथ बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑफ अफेक्टेड पार्ट। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हनीकॉम्ब अपीयरेंस। यानी जहां पे लीजन्स होंगे वहां पे एक साथ बहुत ज्यादा लीजन्स होंगे, उसको बोलेंगे हनीकॉम्ब अपीयरेंस। देखने में ऐसा लगेगा जैसे मधुमक्खी का छत्ता है। ओके, ये चीज। उसके बाद यहां पे देखने को मिल रहा था डायरिया, कॉमन चीज है। इन्फ्लामेशन, लीजन्स और डायरिया दोनों में कॉमन देखने को मिलती है। तो मैं बात करता हूं अब डायरिया की। ये लीजन्स की बात होगी, अब बात करते हैं हम डायरिया की। ठीक है, यहाँ पे डायरिया के अंदर क्या देखने को मिलेगा, आपको ब्लड देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सुपरफिशियल सब म्यूकोजल लेयर इन्वॉल्व है। ठीक है, कंटेन ब्लड यानी मलीना, मलीना देखने को मिलेगा। और डायरिया की एक और क्वालिटी देखने को मिलेगी, यहाँ पे पीरियड ऑफ रेमिशन और एक्स्ट्रासिबेशन प्रेजेंट होएगा। यानी किसी पेशेंट को डायरिया होएगा तो या तो एकदम 3-4 दिन तक लगातार होता रहेगा, फिर 4-5 दिन का रेस्ट होगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा डायरिया। यानी 3-4 दिन डायरिया, फिर कुछ दिन रेस्ट, फिर कुछ दिन डायरिया, फिर कुछ दिन रेस्ट। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर। यानी पीरियड ऑफ रेमिशन एंड exacerbation is present। किसके अंदर? किसके अंदर प्रेजेंट होता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर से ही एक, यहीं पे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही एक विटामिन फॉर्म होता है जिसका नाम होता है विटामिन के। तो यहां पे देखने को मिलती है विटामिन के की डेफिशिएंसी। ठीक है, विटामिन के डेफिशिएंसी बिकॉज it is produced in colon, because it is produced in colon with the help of colon flora। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, जो कमेंसल्स होते हैं, उसकी हेल्प से यहाँ पे विटामिन के का फॉर्मेशन होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये लीजन हो गए तो उससे पेशेंट के अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखो इसको डायग्नोस करने के लिए ना हम एक्सरे करते हैं बेरियम से। ठीक है, बेरियम पिला के पेशेंट को एक्सरे करते हैं तो उस एक्सरे के अंदर एक स्पेसिफिक साइन देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं लीड पाइप अपीयरेंस। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एक्सरे करते हैं, एक्सरे भी कौन सा, बेरियम वाला, अगर हम एक्सरे करते हैं तो अपने को लीड पाइप अपीयरेंस देखने को मिलेगी। ठीक है, लीड पाइप अपीयरेंस देखने को मिलेगी। ठीक है, सीन इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटेस्टाइन है, जो कोलोन है ना, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो रिजिड हो जाती है बिकॉज लार्ज इंटेस्टाइन बिकम्स rigid and featureless।
डिजीज कंडीशन की वजह से, इन लीजन्स की वजह से, इस इन्फ्लामेशन की वजह से लार्ज इंटेस्टाइन काफी रिजिड और फीचरलेस हो जाती है। ठीक है, डायग्राम देखिए कैसा होता है लीड पाइप अपीयरेंस। देखिए दिस इज लीड पाइप अपीयरेंस। आपको देखने को मिल रहा है, इस एक्सरे को बोलते हैं लीड पाइप अपीयरेंस। ठीक है, ये चीज। उसके बाद ठीक है, देख लिया आपने एक्सरे। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो रहा है, इतने ज्यादा अल्सरेटिव कोलाइटिस हो चुकी है, इतनी ज्यादा अल्सरेटिव कोलाइटिस हो चुकी है कि लार्ज इंटेस्टाइन की शेप चेंज हो चुकी है, बिल्कुल रिजिड हो चुकी है। ठीक है, ये चीज। उसके बाद बात करते हैं एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिम्टम्स। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिम्टम्स जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर देखने को मिलते हैं, यानी इसका अल्सरेटिव कोलाइटिस से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। जैसे मैंने बताया था एरिथमा नोडोसम, एरिथमा नोडोसम। ठीक है, ये क्या होता है, स्किन के ऊपर इन्फ्लामेशन हो जाती है, मेनली लेग्स के अंदर देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं हम एरिथमा नोडोसम। ठीक है, एरिथमा नोडोसम। सेकंड है पेरिफेरल अर्थराइटिस। पेरिफेरल अर्थराइटिस। ठीक है, यानी पेरिफेरल जॉइंट्स के अंदर, जैसे हाथ और पैरों की उंगलियों के अंदर, यहाँ पे अर्थराइटिस देखने को मिलता है, किसके अंदर, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर। ठीक है, ये चीज। ओके, अब यहाँ पे मैंने बताया था म्यूकोजल लेयर इन्वॉल्व होने की वजह से यहाँ पे हाई रिस्क ऑफ कैंसर होता है। ठीक है, एक लाइन ये भी लिख लेते हैं, हाई रिस्क ऑफ कैंसर। ठीक है, अब देखिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो हाईलाइट करने लायक है, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। सबसे पहले रेक्टम से शुरू होके अपवर्ड स्प्रेड होती है। मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड पार्ट रेक्टम और कोलोन। लीजन्स सुपरफिशियल होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस लीजन देखने को मिलते हैं जिसकी अपीयरेंस होती है हनीकॉम्ब अपीयरेंस, इसको भी हाईलाइट करो। मलीना देखने को मिलता है, विटामिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, लीड पाइप अपीयरेंस देखने को मिलता है, और एरिथमा नोडोसम और पेरिफेरल अर्थराइटिस देखने को मिलती है, और हाई रिस्क ऑफ कैंसर होता है। मेनली हर पार्ट इंपॉर्टेंट है इस डिजीज के अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम क्रोन्स डिजीज। नाउ वी टॉक अबाउट द क्रोन्स डिजीज। क्रोन्स डिजीज का दूसरा नाम होता है रीजनल एंट्राइटिस। ठीक है, रीजनल एंट्राइटिस। ठीक है, रीजनल एंट्राइटिस। अब देखिए क्रोन्स डिजीज के अंदर, देखो क्रोन डिजीज भी क्या है, एक क्रोनिक इन्फ्लामेशन है बाउल के अंदर। ठीक है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस रेक्टम से स्टार्ट होकर ऊपर की ओर स्प्रेड हो रही है ना, लेकिन क्रोन्स के अंदर क्या है, ये कहीं पे भी स्टार्ट हो सकती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस कहाँ से शुरू होती थी, रेक्टम से, लेकिन क्रोन्स डिजीज क्या है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है और कहीं पे भी स्प्रेड हो सकती है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर मोस्टली अफेक्ट क्या था, रेक्टम और कोलोन थी, लेकिन क्रोन्स डिजीज के अंदर मोस्टली आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्ट होती है। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी कौन सा पार्ट, टर्मिनल इलियम। ठीक है, ये अफेक्ट होता है सबसे पहले इन्फ्लामेशन का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, यहां पे भी लीजन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर लीजन कैसे था, सुपरफिशियल था, लेकिन क्रोन्स डिजीज के अंदर लीजन्स डीप होते हैं, क्योंकि यहाँ पे म्यूकोजा, सबम्यूकोजा, मस्कुलरिस, सिरोसा तक लीजन्स पहुंच जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मस्कुलरिस तक लेयर इन्वॉल्व होती है, इसलिए ये लीजन्स डीप होते हैं। ठीक है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर लीजन्स कैसे थे, एक ही जगह पे बहुत सारे कंटिन्यूअस लीजन प्रेजेंट थे, जिसको देखने में ऐसा लग रहा था कि हनीकॉम्ब, मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ है।
लेकिन यहाँ पे क्या है, क्रोन्स डिजीज के अंदर लीजन्स के बीच में वाइड गैप होता है। जैसे ये सरफेस लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, एक लीजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक इधर, यानी इन लीजन्स के बीच में वाइड गैप होता है। तो देखने में ये ऐसे लगते हैं कि रोड के ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं, दूर दूर पत्थर पड़े हुए हैं, यानी कोबल स्टोन अपीयरेंस देखने को मिलती है किसके अंदर, क्रोन्स डिजीज के अंदर। ठीक है, अब क्रोन्स डिजीज के अंदर भी डायरिया देखने को मिलता है। डायरिया जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर, डायरिया के अंदर आपको ब्लड देखने को मिल रहा था, लेकिन क्रोन्स डिजीज के अंदर क्या है, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है, स्मॉल इंटेस्टाइन की भी डीपर लेयर इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे ब्लीडिंग बहुत कम देखने को मिलती है। यहाँ पे देखने को मिलती है डायरिया के अंदर पस और म्यूकस देखने को मिलता है आपको। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, म्यूकस और पस देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीज। और आपको पता है यहाँ पे अपने जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टर्मिनल इलियम के अंदर। टर्मिनल इलियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विच मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन, वो नाम होता है विटामिन B12। B12 एब्जॉर्ब होता है टर्मिनल इलियम से, तो यहाँ पे B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, किसके अंदर, क्रोन्स डिजीज के अंदर। ओके, अब क्रोन्स डिजीज को डायग्नोस करने के लिए हम बेरियो स्वेल्लो करा के जब एक्सरे करवाएंगे ना, तो यहाँ पे एक्सरे के अंदर आपको स्ट्रिंग साइन देखने को मिलता है। स्ट्रिंग साइन, स्ट्रिंग साइन का मतलब होता है जहां पे भी लीजन होंगे ना, वहां पे बहुत ज्यादा नैरोइंग देखने को मिलेगी, अलग से पतली सी लाइन देखने को मिलेगी। स्ट्रिंग होता है रस्सी, एक तरह से पतली सी देखने को मिलेगी आपको इंटेस्टाइन। तो ये है क्रोन्स डिजीज। क्रोन्स डिजीज के अंदर भी कैंसर होने का रिस्क है, लेकिन कम है एज कंपेयर टू अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, जो चीज मैंने बताई अब उनको सभी को लिख लेते हैं। ठीक है, it occurs anywhere in GIT, लेकिन मोस्ट कॉमन इन कहाँ पे होएगी, टर्मिनल इलियम में। ठीक है, मोस्ट कॉमनली होएगा टर्मिनल इलियम में। टर्मिनल इलियम के अंदर मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एज, किस एज के बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर देखने को मिलती, तो ये ज्यादातर यंगस्टर्स के अंदर देखने को मिलेगी। ये देखने को मिलेगी यंग एंड एडल्ट्स। ठीक है, यहां पे कैसे है, लीजन्स की बात करते हैं। यहां पे लीजन्स होते हैं डीप। ठीक है, क्यों, बिकॉज all layer of GIT involve, all layer of GIT involve, क्योंकि यहाँ पे लीजन्स के अंदर GIT की हर लेयर इन्वॉल्व होती है, इसलिए यहाँ पे लीजन्स है ये डीप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होते हैं, इसलिए इसको लिखेंगे नो कंटिन्यूअस लीजन्स यहाँ पे लीजन्स कैसे देखने को मिलते हैं, लीजन्स के बीच में बड़ा सारा गैप होता है, वाइड वाइड गैप होता है। ठीक है, तो उस वाइड गैप के होने की वजह से दिखने में ऐसे लगते हैं कि रास्ते के ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे हम, इसलिए इन लीजन्स को बोलेंगे हम कोबल स्टोन अपीयरेंस। ठीक है, कैसे लीजन है ये, कोबल स्टोन अपीयरेंस के। कोबल स्टोन अपीयरेंस, और डायग्राम देखते हैं इस कोबल स्टोन अपीयरेंस का। ये देखिए, देखिए
इन लीजन्स के बीच में वाइड गैप है, एक दूसरे के बीच में बड़ा सा गैप है, एक लीजन यहाँ है, ठीक है, एक थोड़ा सा गैप के बाद यहाँ पे है, ठीक है, एक लीजन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है, यानी एक दो लीजन्स के बीच में काफी सारा गैप प्रेजेंट होता है, तो देखने में ऐसे लगते हैं जैसे रास्ते पे पत्थर पड़े हुए हों, ठीक है। तो दिस इज द कोबलस्टोन अपीयरेंस विच वी हैव सीन इन क्रोन्स डिजीज, ठीक है, क्रोन्स डिजीज। अब बात करते हैं यहाँ के डायरिया। क्रोन्स डिजीज के अंदर डायरिया कैसा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं डायरिया। क्रोन्स डिजीज के अंदर डायरिया के अंदर यहाँ पे ब्लड देखने को नहीं मिलता। ब्लड किसके अंदर देखने को मिलता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर। यहाँ पे देखने को मिलता है आपको म्यूकस और पस, कंटेन म्यूकस एंड पस, ठीक है, म्यूकस और पस देखने को मिलेगी, ठीक है, किसके अंदर? इस और यहाँ पे ना जो अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज के अंदर अगर ये पूछ लें कि सबसे ज्यादा सीवियर माल न्यूट्रिशन किसके अंदर देखने को मिलेगी, उसका तो वो आप बताइए किसके अंदर होएगी? तो वो सबसे ज्यादा होएगी क्रोन्स डिजीज के अंदर। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो क्रोन्स डिजीज के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है, जहां से एब्जॉर्प्शन होता है मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। वही अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? मेनली वाटर और कुछ इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर सुपरफिशियल लेयर इन्वॉल्व है, और वहीं क्रोन्स डिजीज के अंदर डीप लेयर इन्वॉल्व है, ठीक है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशन आपको क्रोन्स डिजीज के अंदर देखने को मिलेगा। तो डायरिया के नीचे ही लिख लेते हैं सीवियर माल न्यूट्रिशन इज सीन इन क्रोन्स डिजीज। क्रोन्स डिजीज के अंदर सीवियर माल न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सीवियर माल न्यूट्रिशन इज सीन इन क्रोन्स डिजीज, ठीक है। उसके बाद कौन सा विटामिन एब्जॉर्ब होता है टर्मिनल इलियम से? तो यहां पे देखने को मिलेगी विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ठीक है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। और साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस देखने को मिलेगा। माल न्यूट्रिशन बता दिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, वैसे तो दोनों के अंदर देखने को मिल सकता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे, अगर हम बेरियम एक्सरे करते हैं, अगर हम क्या करते हैं बेरियम एक्सरे करते हैं, तो यहाँ पे क्रोन्स डिजीज के अंदर आपको स्ट्रिंग साइन देखने को मिलता है, ठीक है, स्ट्रिंग साइन इज सीन, यानी यहाँ पे स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस, स्ट्रिंग होता है रस्सी, स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस ऑफ string like appearance of contrast filled bowl, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट फील्ड बाउल। क्यों ये सारी चीजें क्यों हुआ है? ड्यू टू सीवियर नैरोइंग, ड्यू टू सीवियर नैरोइंग ऑफ इंटेस्टाइन। अब ये सीवियर नैरोइंग कैसे हुई? एक तो लीजन्स हो गए, लीजन्स की वजह से इन्फ्लामेशन हो गई, प्लस में जो इलियम होता है उसका तो ल्यूमन वैसे ही छोटा होता है, और वहां पे लीजन और डेवलप हो गए, इन्फ्लामेशन और हो गए, जिसकी वजह से वो एरिया पूरा बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग साइन, ठीक है। इसको करो हाईलाइट पहले तो। एक तो स्ट्रिंग साइन, इसके अंदर क्या होता है? सीवियर नैरोइंग देखने को मिलती है आपको,
सीवियर माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, डायरिया के अंदर म्यूकस और पस प्रेजेंट होती हैं, B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, लीजन्स डीप होते हैं, ठीक है। कैसा अपीयरेंस होता है, कोबलस्टोन अपीयरेंस होता है, मोस्ट कॉमनली ये टर्मिनल इलियम के अंदर प्रेजेंट होती है। ये सारी चीजें हैं हाईलाइट। अब देखिए स्ट्रिंग साइन कैसा होता है, डायग्राम देख लेते हैं। देखिए दिस इज द स्ट्रिंग साइन, ठीक है। ये वाला पार्ट देखो, देखो ये वाला बाउल का पार्ट कितना वाइड है, ये वाला भी वाइड है, लेकिन जो ये वाला पार्ट बच गया ना, ये वाला, इसके अंदर देखो, देखो एक पतली सी लाइन दिख रही है, दिस इज स्ट्रिंग, ठीक है। ऐसा लग रहा है पतली सी रस्सी बंधी हुई है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग साइन, जहां पे ये एरो बनी हुई है, ठीक है। दिस इज स्ट्रिंग साइन विच वी हैव सीन इन एक्सरे ऑफ अ क्रोन स्टिचेस, ठीक है। अब एक पॉइंट और लिख लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कैंसर का रिस्क कैसा होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मीडियम रिस्क ऑफ कैंसर, ठीक है, मीडियम रिस्क ऑफ कैंसर, बस बात खत्म। उसके बाद एक बार इसको दोबारा से देखो, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज के अंदर डिफरेंस को, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब बात हम करते हैं ईटियोलॉजी की, कि व्हाट कैन बी ईटियोलॉजी जो आपको इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज कर सकती हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द ईटियोलॉजी फैक्टर्स। अब बात करते हैं हम ईटियोलॉजी। देखिए सबसे पहले एग्जैक्ट कोज है वो तो है अननोन, जो एग्जैक्ट कोज जिसकी वजह से डिजीज होती है वो है अननोन, लेकिन बहुत सारे मल्टीपल रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज। किसी ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से क्या हुआ, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स एक्टिवेट हो गए और उन्होंने इंटेस्टाइन को अटैक करना शुरू कर दिया, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री, किसी के अंदर फैमिली हिस्ट्री है, पेरेंट्स को हुई थी ये डिजीज, तो बच्चे के अंदर भी ये डिजीज होने के हाई चांसेस है, ठीक है। उसके बाद कोई इन्फेक्शन, जीआईटी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेशन और लीजन्स डेवलप हो गए, इन्फेक्शन इन जीआईटी, कोई बैक्टीरियल भी हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद डाइट, पेशेंट कुछ ऐसी डाइट लेता है जिसकी वजह से भाई इंटेस्टाइन की एक्टिविटी, जो नॉर्मल एक्टिविटी प्रभावित होती है, जैसे भाई लो फाइबर डाइट लेता है, हाई स्पाइसी डाइट लेता है, नॉन वेज डाइट लेता है, अल्कोहल बहुत कंज्यूम करता है, ठीक है, इस टाइप की डाइट, जैसे हाई फैट डाइट, लो फाइबर डाइट, स्पाइसी, नॉन वेज, ठीक है, स्पाइसी डाइट, लो विटामिन सी डाइट। लो विटामिन सी क्यों, क्योंकि विटामिन सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्योर ऑफ इन्फ्लामेशन। विटामिन सी का एक एक्शन होता है, ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, तो अगर किसी की डाइट के अंदर विटामिन सी कम है तो उसके अंदर इन्फ्लामेशन से प्रोटेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल और स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग। और स्मोकिंग के अंदर यहाँ पे एक खास बात है, मैं क्या बात कर रहा हूं, स्मोकिंग। स्मोकिंग के अंदर ना एक खास बात है, इधर देखिए, मैंने लिखा है स्मोकिंग। देखिए स्मोकिंग के अंदर कुछ खास बात है इधर, ठीक है। स्मोकिंग ना एक इन्फ्लामेशन का तो रिस्क इंक्रीज करती है और एक इन्फ्लामेशन का रिस्क डिक्रीज करती है। स्मोकिंग के अंदर अगर कोई पर्सन स्मोकिंग करता है तो क्रोन्स डिजीज होने का चांस तो इंक्रीज होता है, और वहीं अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के चांसेस डिक्रीज होते हैं।
ना सिर्फ अल्सरेटिव कोलाइटिस, इस पेशेंट के अंदर अल्जाइमर, ठीक है, अल्जाइमर डिजीज होने के चांसेस भी कम होते हैं। और ना सिर्फ अल्जाइमर, डिमेंशिया होने के चांसेस भी डिक्रीज होते हैं। ठीक है, यू नो डिमेंशिया, जिसके अंदर पर्सन भूलने लग जाता है चीजों को। अल्जाइमर और डिमेंशिया के भी चांस डिक्रीज होते हैं। अगर कोई पेशेंट स्मोकिंग करता है तो भूलने की एबिलिटी कम होती है और अल्जाइमर के चांसेस भी डिक्रीज होते हैं। ठीक है, ये स्मोकिंग की पावर है। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम डायग्नोसिस। हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि किसी पेशेंट को इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है। तो डायग्नोस करने के लिए हिस्ट्री कलेक्ट करो और फिजिकल एग्जामिनेशन करो। हिस्ट्री में हम पूछेंगे कि भाई आपको स्टूल का डायरिया तो नहीं होता, आपको कोई फीवर वगैरह की हिस्ट्री तो नहीं है, आपकी डाइट कैसी है, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, ये सारा हमने हिस्ट्री कलेक्ट कर लेनी है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, जैसे एरिथमा नोडोसम देख सकते हैं हम, पेरिफेरल आर्थराइटिस देख सकते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, हम फिर क्या करेंगे, बेरियम स्वेल्लो एक्सरे कराएंगे, बेरियम स्वेल्लो एक्सरे कर सकते हैं, बेरियम एनीमा कर सकते हैं, हम एंडोस्कोपी कर सकते हैं। हम एंडोस्कोपी में तो इतना नहीं पता लगेगा, हम कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं, जिसके अंदर हम सिग्मोइडोस्कोपी भी कर सकते हैं। ठीक है, हम प्रोक्टोस्कोपी कर सकते हैं, हम प्रोक्टोस्कोपी कर सकते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस के अंदर, क्योंकि भाई रेक्टम एरिया हम विजुलाइज कर सकते हैं प्रोक्टोस्कोप से। ठीक है, प्रोक्टोस्कोपी कर सकते हैं हम। ठीक है, हम कंफर्म करने के लिए कोलोनोस्कोपी विद बायोप्सी कर सकते हैं। ठीक है, कोलोनोस्कोपी विद बायोप्सी। ठीक है, इससे हो जाएगा हमारा कंफर्म। उसके बाद कोलोनोस्कोपी विद बायोप्सी के अंदर भाई ये पूछ सकते हैं कि भाई कौन सी पोजीशन दे सकते हैं कोलोनोस्कोपी के अंदर। वैसे मैंने बताया है आपको, लेफ्ट लेटर पोजीशन देना है हमारे को। ठीक है, कोलोनोस्कोपी करने से पहले क्या है, बाउल की क्लींजिंग जरूरी है। ठीक है, पेशेंट को भाई बाउल क्लीन एनिमा वगैरह दे दो, लेफ्ट दे दो, ताकि बाउल पूरी क्लीन हो जाए। ठीक है, उसके बाद भाई ड्यूरिंग द कोलोनोस्कोपी अपने को रेस्पिरेटरी स्टेटस वगैरह चेक करना, ये तो आपको पता ही है, नर्सिंग का मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद और हम क्या कर सकते हैं, एक्सरे सीटी कर सकते हैं, एक्सरे सीटी स्कैन कर सकते हैं, बस बहुत है। लो करने को लो, एमआरआई भी कर दो, हमारा क्या जा रहा है। ठीक है, बिल तो पेशेंट के नाम का है। ठीक है, पेशेंट का बिल बढ़ रहा है, हमने क्या दिक्कत है। फिर अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि हाउ डू वी मैनेज दिस कंडीशन, हम कैसे मैनेज करेंगे इस कंडीशन को। ठीक है, देखिए मैनेज करने के लिए सबसे पहले जब भी पेशेंट आपके पास एक्यूट कंडीशन में आता है, बहुत ज़्यादा डायरिया होने लग रहा है, बहुत पेन होने लग रहा है पेशेंट को, तो सबसे पहले पेशेंट को एनपीओ कर दो। ठीक है, एनपीओ इन एक्सासिब्रेशन पीरियड या एक्यूट पीरियड, जिस टाइम पे पेशेंट के अंदर सिम्टम सबसे प्रोमिनेंट है, उस टाइम पे पेशेंट को क्या कर दो, एनपीओ कर दो। उस टाइम पे पेशेंट को एनपीओ कर दो ताकि बाउल को रेस्ट मिले। ठीक है, और इस टाइम पे एनपीओ करने के बाद हम क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर दो। ठीक है, आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर दो। और फिर और हम क्या कर सकते हैं, इस टाइम पे अपने को मॉनिटर करते रहो पेशेंट को, मॉनिटर पेशेंट का स्टूल। ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लीड तो नहीं हो रही है। ठीक है, ठीक है, मलीना के लिए ऑब्जर्व करते रहना है कि पेशेंट का ब्लीड तो नहीं स्टार्ट होगी और कितनी ज़्यादा ब्लीड होने लग रही है, मलीना अपने को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, उसके बाद पेशेंट को फिर भाई हमने क्या करना है, फिर हमने जैसे ही एक्सासिब्रेशन पीरियड जाना है, पेशेंट की फीड स्टार्ट करनी है। सबसे पहले तो लिक्विड फूड स्टार्ट करो, उसके बाद फिर हमारे को कैसा, साथ में
पेशेंट के अंदर अवॉइड करो गैस फॉर्मिंग फूड, ठीक है। पेशेंट को दो विटामिन सी रिच फूड दो, ठीक है। अल्कोहल अवॉइड करो और स्मोकिंग अवॉइड करो, ठीक है। कैसा दो पेशेंट को खाना, गिव विटामिन सी रिच फूड दो, क्योंकि विटामिन सी का काम क्या होता है, ये एक एंटी इंफ्लामेटरी विटामिन होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, एंटी इंफ्लामेटरी विटामिन होता है, ठीक है। और पेशेंट को हेल्दी फूड दो, ठीक है। ये सारी चीजें, ये चीज। अब बात करते हैं और क्या चीज अवॉइड कर सकते हैं हम ड्यूरिंग एक्सासिब्रेशन पीरियड, ठीक है। तो एक चीज होते हैं गिव लो फाइबर डाइट, इसको छोड़ो, रहने दो, लो फाइबर को कट करो। हम बात करते हैं ड्यूरिंग मेंटेनेंस फेज। नाउ वी टॉक अबाउट ड्यूरिंग मेंटेनेंस फेज। मेंटेनेंस फेज के अंदर हमारे को कैसी डाइट देनी है पेशेंट को, सबसे पहले तो हाई प्रोटीन डाइट देनी है ताकि हीलिंग फास्ट हो, ठीक है। हाई प्रोटीन देनी है हमने, लो फैट डाइट देनी है हमने, ठीक है। हाई प्रोटीन हो गया, लो फैट हो गया, हाई कैलोरी होगी, हाई कैलोरी लो फैट हाई प्रोटीन, ठीक है। और स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील अपने को प्रोवाइड करना है भाई, थोड़ी थोड़ी देर में लो फैट हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट देना, और साथ में हाई विटामिन सी भी लिख लो, ठीक है। ऐसी डाइट देनी है आपने मेंटेनेंस फेज में। फिर पेशेंट का फार्मा मैनेजमेंट कर सकते हैं हम। फार्मा मैनेजमेंट में हम कौन सी ड्रग प्रोवाइड कर सकते हैं इस पेशेंट के अंदर, इस पेशेंट के अंदर हम एंटी डायरियल ड्रग देंगे सबसे पहले तो, ठीक है। एंटी स्पाज्मोटिक देंगे, एनाल्जेसिक देंगे, ठीक है। मल्टीविटामिन सप्लीमेंट देंगे, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स देंगे, ठीक है। मल्टीविटामिन सप्लीमेंट दे सकते हैं। प्रोफाइलैक्टिकली पेशेंट को एंटीबायोटिक्स हम दे सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें। और पेशेंट के अंदर इन्फ्लामेशन है तो इन्फ्लामेशन के लिए हम क्या क्या ड्रग्स दे सकते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रग दे देंगे हम स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड दे देंगे और NSAIDs दे देंगे, जिससे पेशेंट की इन्फ्लामेशन डिक्रीज होएगी, डिक्रीज इन्फ्लामेशन, ठीक है। टू डिक्रीज इन्फ्लामेशन स्टीरॉइड दे सकते हैं और NSAIDs दे सकते हैं। ये तो था आपका फार्मा मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। अब बात करते हैं हम सर्जिकल मैनेजमेंट की, ठीक है। अब बात करते हैं हम सर्जिकल मैनेजमेंट की, कि सर्जिकली हम इस डिजीज को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट, तो भाई सर्जिकल में हम सबसे पहली सर्जरी करते हैं टोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल प्रोक्टो कोलोएक्टमी, ठीक है। टोटल प्रोक्टोकोलोएक्टमी विद इलियोस्टमी,
इसका मतलब क्या है, हमने प्रोक्टो और कोलो, प्रोक्टो का मतलब होता है रेक्टम, कोलो का मतलब होता है कोलोन, कोलोन को और रेक्टम को कंप्लीटली कट करके रिमूव कर देंगे। किसके अंदर करेंगे ये चीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर। और स्टूल को पास करने के लिए एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बना देंगे जिसका नाम होएगा इलियोस्टमी। ठीक है, हमने क्या करा है, टोटली रेक्टम, टोटली कोलोन यानी लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों को निकाल दिया है और स्टूल को बाहर निकलने के लिए एक इलियोस्टमी ओपनिंग बना दी है। ये है आपका टोटल प्रोक्टो कोलोएक्टमी विद इलियोस्टमी। ओके, ये थी आपकी पहली सर्जरी। अब बात करते हैं दूसरी सर्जरी की, सेकंड सर्जरी, कोलोएक्टमी विद कोक इलियोस्टमी। कोलोएक्टमी विद कोक इलियोस्टमी। अब ये क्या होता है, देखिए कोक इलियोस्टमी, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इलियम को लेके एक पाउच बनाते हैं जिसके अंदर स्टूल टेम्परेरी थोड़े टाइम के लिए स्टोर हो पाए, और हम क्या करते हैं, एक ड्रेन डाल के उस स्टूल को ड्रेन आउट कर लेते हैं। ये होता है आपका कोक इलियोस्टमी। ठीक है, हमने क्या करा है, कोलोएक्टमी यानी कोलोन को तो निकाल दिया और इलियम को लेके एक पाउच बना दिया। दिस इज कोलोएक्टमी विद कोक इलियोस्टमी। ठीक है, कोलोएक्टमी का तो मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कोलोएक्टमी का था रिमूवल ऑफ कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन निकाल दिया। ठीक है, इलियोस्टमी यानी इलियम्स को लेके एक अलग से आर्टिफिशियल ओपनिंग बना दी। कोक यानी कोक पाउच बना दिया। पाउच किस लिए, ताकि स्टूल है वो टेम्परेरी थोड़ा सा स्टोर हो पाए। ठीक है, एक आर्टिफिशियली रिजर्व क्रिएट कर दिया हमने। ठीक है, ये चीज क्या लिखेंगे इसके अंदर, कोक पाउच इज क्रिएटेड कोक पाउच इज क्रिएटेड फ्रॉम इलियम। इलियम को लेके भाई कुछ नहीं है यार, देखो मैंने आपको ब्लैडर कैंसर के अंदर भी एक कोक पाउच पढ़ाया था, सेम वही कंसेप्ट है। हमने क्या करना है, ये जो लंबी सारी इलियम होती है ना, हमने इलियम को लेके एक आर्टिफिशियल पाउच बनाना है, इलियम को ऐसे आपस में जोड़ के। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, स्टूल कलेक्ट होएगा और एक यहाँ पे एक इलियोस्टमी बना दी, यानी एक ओपनिंग बना दी, और इस ओपनिंग के थ्रू स्टूल को बाहर हम ड्रेन कर लेंगे। ये होता है कोक इलियोस्टमी, बस और कुछ नहीं होता। सिंपल सा प्रोसीजर है। ठीक है, कोक पाउच इज क्रिएटेड फ्रॉम इलियम। ठीक है, टेम्परेरी स्टोर इज स्टोर्ड हियर। यहां पे टेम्परेरी स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद स्टोमा क्रिएट कर दो बाहर। स्टोमा इज क्रिएटेड विद निप्पल लाइक वॉल्व। ठीक है, एक स्टोमा क्रिएट कर दिया है हमने। ठीक है, निप्पल वॉल क्रिएट कर दी। ठीक है, ये अगर आपको अननोन लग रहा है तो आप ब्लैडर कैंसर के अंदर देखिए, मैंने ये सारा अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। ठीक है, स्टोमा इज क्रिएटेड विद निप्पल लाइक वॉल्व और स्टूल इज रिमूव्ड। ठीक है, स्टूल इज रिमूव्ड बाय कैथेटराइजेशन। ठीक है, कैथेटराइजेशन। ठीक है, ये है कोलोएक्टमी विद कोक इलियोस्टमी। देखो आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरा ब्लैडर वाला
ब्लैडर कैंसर वाला टॉपिक देखिए। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो सुनो, क्या करते हैं हम, ये अपना इलियम है, ये अपनी लार्ज इंटेस्टाइन है। हमने इस प्रोसीजर के अंदर क्या किया, सबसे पहले तो लार्ज इंटेस्टाइन को पूरा रिमूव कर दिया, ठीक है। अब स्टूल को डायरेक्टली बाहर निकालने से पहले ना एक छोटा सा यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटा सा पाउच सा बना देंगे इलियम को जोड़ के आपस में, ठीक है। और क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टोमा क्रिएट कर देंगे। और जब भी ये पाउच फुल होता है तो हम क्या करेंगे, कैथेटर लेंगे, इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, स्टूल को सारे को बाहर निकाल लेंगे एक बैग के अंदर, और इस कैथेटर को बाहर निकाल देंगे वापस से, कैथेटर को बॉडी से आउट कर देंगे। पेशेंट को हर 3-4 घंटे के बाद बोलेंगे हम कि खुद को सेल्फ कैथेटराइज कर, स्टूल को बाहर निकाल, यानी इस पाउच को ड्रेन कर, पूरी तरह से खाली कर, उसके बाद कैथेटर को बाहर निकाल ला, ठीक है। फिर भी नहीं आपको समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में यहाँ से एमसीक्यू नहीं बनता, ठीक है, ये चीज। और हम क्या कर सकते हैं इस पेशेंट के अंदर, ठीक है, सप्लीमेंट्स मैंने लिखा था, नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर लिखिए। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर अगर स्पेस नहीं है तो यहाँ पे अलग ही लिख लो। इस पेशेंट के अंदर हमारे को विटामिन के और विटामिन B12 के सप्लीमेंट प्रोवाइड करने हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन के की तो डेफिशिएंसी होएगी आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस में, B12 की डेफिशिएंसी होएगी आपको क्रोन्स डिजीज के अंदर। क्या, किसके अंदर? क्रोन्स डिजीज के अंदर, ओके। सप्लीमेंट्स, विटामिन के का और विटामिन B12 का सप्लीमेंट, ठीक है। और पेशेंट को माल न्यूट्रिशन से प्रिवेंट करो, स्पेशली कौन सी डिजीज के अंदर? क्रोन्स डिजीज के अंदर। प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम माल न्यूट्रिशन स्पेशली इन क्रोन्स डिजीज। ये था आपका इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज कंप्लीट, ठीक है। तो थैंक यू फॉर द लेक्चर।